हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ 4000 वॉच आवर की कमी है, मतलब 4000 घंटे वाला एम अभी भी बाकी है। परंतु मुझे आप लोगों पे भरोसा है, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स का एम कंप्लीट हो गया तो वॉच आवर भी जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चूंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो आप लोगों को कुछ देना तो बनता है। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए एक क्विज कंपटीशन रखा है और जो भी फर्स्ट आएगा उसे फंडामेंटल्स की ओर से एक टी शर्ट मिलेगा जिसपे कि फंडामेंटल्स का लोगो होगा। तो देरी मत कीजिए, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। क्या पता आप ही विनर निकले। खुद को कम मत समझिए, पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अभी आप बस इस वीडियो को देखिए, मैं लास्ट में आप लोगों को याद दिला दूंगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस की बाढ़ ला दी है और ये बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिसर्च कम करते हैं। आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का जवाब गूगल, विकिपीडिया और यूट्यूब इन तीनों जगह पे उपलब्ध है। तो बस खोजने की देरी है, क्योंकि अगर आप सही में जानने के इच्छुक हैं तो आप इतना मेहनत तो जरूर करेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैं क्यों हूँ। अगर आप ये सारी चीजें इन तीनों जगह से पा सकते हैं तो आप मेरा चैनल क्यों देखेंगे। देखिए, अगर आपको इन तीनों जगह से आपके सवाल का जवाब ना मिले तब जाकर मुझे पूछिए। दरअसल मैं आपको खुद से खोजने को क्यों कह रहा हूँ, इसका 2 रीजन है। पहला तो ये कि अभी क्वेश्चंस कम आते हैं तो मैं हर एक को रिप्लाई दे पाता हूँ, पर जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा कारण ये है कि अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे से सवाल करते हैं तो मैं सिर्फ उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, पर अगर आप उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो आपको उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो कि मैं अपने आंसर में नहीं दे पाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन पूछें, पर तभी पूछें जब आप खुद उस टॉपिक पे रिसर्च किए हो और आपको उसका जवाब ना मिला हो। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जिसका रिप्लाई कि मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। तो पहला सवाल मल्टीवर्स एक्सप्लोरर और हर्षित राय की तरफ से है। दोनों ने लगभग सेम क्वेश्चन पूछा है। दरअसल इन दोनों को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानना है। तो दरअसल बात ऐसी है, क्वांटम मैकेनिक्स कोई छोटा टॉपिक है नहीं, तो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। इसलिए मुझे एक टीम चाहिए होगा जो कि वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन में मुझे मदद करे, तब जाकर मैं पूरा सीरीज बना पाऊंगा। परंतु आप क्वांटम मैकेनिक्स के किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर पवन कुमार समस्तीपुर से। पूरा एड्रेस लिख दिए यार। खैर, ये पूछते हैं कि आर्सेनिक कैसे काम करता है और साथ ही साथ इनको एक वीडियो भी चाहिए कि कैसे इसरो के साइंटिस्ट को जहर दिया गया और क्या हुआ उनके साथ। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इस चैनल में मैं किसी एक टॉपिक को कवर करता हूँ, ना कि कोई न्यूज कवर करता हूँ या फिर इस तरह की चीजें मैं नहीं कवर करता। मैं साइंस से रिलेटेड फंडामेंटल टॉपिक्स को ही कवर करता हूँ। मैं इस चैनल पे वैसे वीडियो नहीं बनाऊंगा कि कोई मशीन कैसे काम करता है या फिर क्या हो अगर, इन सब तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पे नहीं डालूंगा। मैं एक दूसरा चैनल बनाया हूँ, परंतु वह चैनल अभी इनएक्टिव है क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो डॉक्टर पवन कुमार जी और बाकी के व्यूअर्स सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूं। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, सॉरी। हमारा अगला सवाल अबरार जी पूछते हैं, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कब मिल सकता है। हालांकि ये एक इनकम्प्लीट थ्योरी है जिसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को एक करने की कोशिश की गई है, पर साइंटिस्ट अभी भी असफल रहे हैं। पर मैं इस पे एक इन डेप्थ वीडियो जरूर बनाऊंगा जल्द ही। हाँ, तो अगला सवाल फातिमा खान कहती हैं, नेक्स्ट वीडियो ऑन किरचॉफ्स लॉ प्लीज। अच्छा, तो बिल्कुल मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा, पर पता नहीं कब तक बना पाऊंगा। कोशिश करूंगा जल्द ही बनाने का। तो अगला सवाल अंशराज पूछते हैं, व्हाट इज फोटोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यार ये आपका क्वेश्चन बड़ा अजीब है और बहुत ही गलत है। फोटोमैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटोमैग्नेटिक फील्ड क्या जानना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, परंतु जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट शायद एग्जिस्ट करता है, शायद, परंतु हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक ये भी श्योर नहीं है कि फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगला सवाल जो कि A-1886 वाजी उल्ला तंजीम, क्यों कुछ छोटा नाम नहीं मिला था क्या? खैर जो भी है, ये पूछते हैं मैक्सवेल इक्वेशन प्लीज। आपका नाम जितना भी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूंगा इस पे जल्द एक वीडियो बनाने का। अगला सवाल आकिब अब्बासी पूछते हैं कि मॉड्यूलेशन के टाइप पे एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल, अगर आपने कहा तो एक वीडियो जरूर बनाएंगे, पर फिर से वही चीज, पता नहीं कब तक, उतना टाइम नहीं मिल पाता यार। यूनिक आइडेंटिटी कहते हैं होलोग्राम पे वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे, बाकी का आपको पता ही है। अब एक आखिरी क्वेश्चन जिसका कि हम जवाब नहीं देंगे आज के इस वीडियो में, वो क्लॉक टावर की तरफ से है। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड टाइम डायलेशन। तो अगेन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई छोटा टॉपिक है नहीं, पर हम इसे ट्राई करेंगे और टाइम डायलेशन पे भी जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी अब हम उन सवालों को लेंगे जिसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो हमारा पहला सवाल, तो फियरलेस गेमर पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गामा रेज एंड एक्स रेज, और क्या गामा रेज से भी हमारी हड्डियां देखी जा सकती है जैसे कि एक्स रेज के साथ होता है? तो एक्स रेज और गामा रेज दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। डिफरेंस इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, इन सब चीजों का है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम, और एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। अगर आप हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। एक्सरेज का वेवलेंथ 0.01 to 10 नैनोमीटर का होता है, वहीं गामा रेज का वेवलेंथ 10 पिकोमीटर होता है, जो कि एक एटम से भी छोटा है। और बात रहा हड्डियां देखने का, तो बिल्कुल देखा जा सकता है, परंतु आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो गामा रेज बहुत डैमेजिंग होता है, एक्सरेज थोड़ा कम होता है, पर एक्सरेज भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगर मुफ्त का एक्सरे हो रहा हो तो मुंह उठाकर करवाने नहीं चले जाना है, तभी करवाना है जब जरूरत हो। अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रेज, इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने में सक्षम होते हैं। आयोनाइज करने का मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, मतलब एटम को आयन बना देना। हमारा अगला सवाल है 6613 आशुतोष शर्मा जी से। ये पूछते हैं हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन का बना होता है, तो सनलाइट में कौन सा पार्टिकल ऑसिलेट करता है? ओके, तो सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही बना होता है। ये चीज आप क्लियर कर लें कि सनलाइट के लिए कोई स्पेशल वेव नहीं है, ये भी ईएम वेव का ही बना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी फोटोन्स ही होंगे, परंतु ये ऑसिलेट नहीं करते, ये बस एक स्ट्रेट लाइन में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और फोटोन विजुअल लाइट के पार्टिकल्स को कहते हैं, बाकियों को आप क्वांटा कह सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो समझ लीजिए आइंस्टाइन को विजुअल लाइट ज्यादा पसंद होगा, इसीलिए उसके पार्टिकल को नाम दे दिया और बाकी को क्वांटा से डिनोट कर दिया। हालांकि फोटोन भी क्वांटा ही है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अननोन कंटेंट अल्लू फॉम्ब्रू, पता नहीं क्या नाम रखते हैं यार, समझ में नहीं आता। हाँ, तो ये पूछते हैं सर कैन यू टेल मी व्हाट आर अल्फा रेज? अल्फा रेज को हम अल्फा पार्टिकल और अल्फा रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना होता है। हालांकि हीलियम भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना होता है। तो हम अल्फा रेज क्यों कहें भाई, हीलियम क्यों ना कहें? 2 रीजन है। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अल्फा रेज में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अल्फा रेज अल्फा डीके के प्रोसेस के दौरान बनता है। इन्हें हम हीलियम आयंस के नाम से जानते हैं। जब वे वातावरण में होते हैं तो वातावरण से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और खुद को स्टेबल करके हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेनली अल्फा पार्टिकल्स का यूज स्मोक डिटेक्टर्स में होता है। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है क्लॉकर, इनके तरफ से।
तो ये पूछते हैं सनलाइट डज नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी सो हाउ दे बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिजिकल तौर पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का जरूरत नहीं है। वह सनलाइट है, इलेक्ट्रॉन नहीं। आपको करंट लगेगा तभी मानेंगे क्या? हालांकि मैं जो आंसर आपको दे रहा हूँ ये डीप लेवल पे ऐसे काम नहीं करता, पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग जरूर दे देगा। अगर आपके हिसाब से सनलाइट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप ये बताइए कि सोलर पैनल्स को तो काम ही नहीं करना चाहिए। अगर सोलर पैनल सनलाइट के मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि ये इस तरह से काम नहीं करता, मैं आपको बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा चीज कि सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे है ये क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आपको ये भरोसा करना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो आप फोन पे बात कर पाते हैं, तभी तो आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, तभी तो मिलिट्री दुश्मन के जहाजों को ट्रेस कर पाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है, पर ये 7 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक है विजुअल लाइट। और विजुअल लाइट क्या है? जिसे हम देख सकते हैं अपने आंखों से। उसी तरह हम सनलाइट को भी देख सकते हैं। अगर सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता तो हम अपने सूरज और पृथ्वी पे आपके दोस्त इन सबको कैसे देख पाते? तो यही 2 रीजन है कि सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। हालांकि मैं इसको इन डेप्थ में समझा सकता था, परंतु आपका सवाल इतना सतही है कि गहराई में समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको इतना बेसिक चीज नहीं पता है तो फिर इन डेप्थ में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो अगला सवाल ऑफिशियल जिया पूछती हैं कि क्या एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो बस उनको थोड़ा हेरफेर करना होता है, आपका एटम कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स तक जाने की जरूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बदलाव से ही आपका काम बन जाएगा। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन, और उसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन और ऐड कर दीजिए तो हीलियम, और 1 इलेक्ट्रॉन भी, हाँ इलेक्ट्रॉन मत भूलिएगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इन डिस्टेंस फ्यूचर में भी हम तरक्की कर लें तो हो सकता है चीजों को कन्वर्ट कर पाएं। हालांकि एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करने का 2 तरीका है, एक तो है फ्यूजन और दूसरा है फिजन। फिजन जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, और फ्यूजन जो कि स्टार्स में होता है। अब आप इन पे थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मोहम्मद नाजिर अली पूछते हैं सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है? तो मैं इसे बहुत छोटे से लॉ की मदद से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके अनुसार कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, और साथ ही साथ वह सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उसका डायरेक्शन बदलने के लिए उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। ये तो हुआ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ना चलकर इधर उधर जाए, ऊपर नीचे जाए, दाएं बाएं किधर भी जाए, तो वह कौन डिसाइड करेगा? इसीलिए फोटोन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और उस पर लगने वाला फोर्स ही उसका डायरेक्शन और स्पीड बदल सकता है। अगला सवाल ABCDEF ये पूछते हैं वाई मूविंग चार्ज क्रिएट बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक वेव? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग चार्ज वेव क्रिएट नहीं करते, वे बस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और मुझे खुशी है कि किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि साइंस बिलीव पे नहीं चलता, एक्सप्लेनेशन और प्रूफ पे चलता है। और चूंकि साइंस कोई रिलीजन तो है नहीं कि जो भी बता दिया जाएगा उसे मानना ही होगा, तो सही बोलूं तो इसका कंप्लीट आंसर मुझे भी अभी तक नहीं मिला है जो कि मुझे लॉजिकल लगे। आंसर मिला है, बस लॉजिकल आंसर नहीं मिला है। हालांकि हमारे आइंस्टाइन जी ने इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से समझाने का कोशिश किया है, और मैं उनके पॉइंट से एग्री भी करता हूं, बट पूरा नहीं, पार्शियली इसलिए क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जैक्टली चीजें कैसे काम करती है ये न बताकर चीजों को हम कैसे परसीव करते हैं इस बेसिस पे बना हुआ है। परंतु जो भी हम परसीव करते हैं वह गलत नहीं है, हम एग्जैक्टली सही चीजें परसीव करते हैं, बट रियलिटी में चीजें स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो मैं आपको
चीज़ों को उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि उनका क्या कहना है इस बारे में। हालांकि उन्होंने इसे एक एग्जाम्पल और कुछ कैलकुलेशन की मदद से समझाया है, पर मैं इसे आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर एक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और उस वायर के बाहर एक नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, चूंकि मूविंग चार्ज में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज मोर डेंस हो जाता है। इसलिए जो चार्ज ज्यादा डेंस प्रतीत होता है उसका इफेक्ट बाहर वाले चार्ज पे पड़ता है, वह उस चार्ज को पुश कर देता है। और उनका ये मानना है कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है, बट वह मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जैसा एक्ट करता है। हालांकि मैं इनके दोनों बातों से एग्री करता हूँ, बट एग्जाम्पल गलत है, समझाने का तरीका गलत है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा कमियां खोज सकता हूँ। चूंकि ये एक परसेप्शन बेस्ड थ्योरी है तो कुछ तो कमियां होंगी ही जो कि मुझे दिखी। हालांकि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में वो मैं कभी और बताऊंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये परसेप्शन बेस्ड थ्योरी है, क्योंकि इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन का जिक्र है जो कि हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हमारा अगला सवाल फिजिक्स गेमर पूछते हैं, सर व्हाई लाइट बेंड्स व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो फिर बेंड क्यों करता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, लाइट वेव नेचर का होता है और लाइट का स्पीड रेयरर और डेंसर हर एक मीडियम में अलग अलग होता है। रेयरर मीडियम में लाइट थोड़ा फास्ट ट्रेवल करता है और डेंसर मीडियम में लाइट थोड़ा स्लो ट्रेवल करता है। तो वेव अलग अलग मीडियम में कैसे बिहेव करता है पहले ये जान लेते हैं, तो लाइट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो सपोज आप दो रस्सी लेते हैं, एक हल्का और दूसरा भारी, दोनों का एक एक सिरा जोड़ दें। अब हल्के वाले रस्सी को पकड़कर ऊपर नीचे करें ताकि एक वेव का पैटर्न बने। तो चूंकि हल्का वाला और रस्सी और भारी वाला रस्सी दोनों आपस में कनेक्टेड है तो वेव का पैटर्न दोनों पे बनेगा। परंतु आप नोटिस करेंगे कि दोनों का वेव लेंथ डिफरेंट है। हल्का वाला ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है और भारी वाला कम ऑसिलेट कर रहा है। चाहे आप दोनों में से किसी रस्सी का सिरा पकड़कर ऊपर नीचे करेंगे, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। अगर इतना समझ आ गया तो अब आप इस एनिमेशन को देख लीजिए। यहाँ रस्सी के जगह हल्का और भारी सीट रखा हुआ है और दोनों का एंगल कैसे बदलता है ये आप देख सकते हैं। तो अब आप लाइट को इसी तरह इमेजिन कर सकते हैं, रेयरर टू डेंसर। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आज का हमारा आखिरी सवाल सूरज कुमार और रोहित कुमार दोनों पूछते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का जवाब अपने वीडियोस में दे चुका हूँ, अगर आप देखे होंगे तो दरअसल लाइट को 7 भागों में बांटा गया है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो इन 7 को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। भविष्य में और भी Q&A वीडियो आएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बता दूंगा। और क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना ना भूलें। जैसा कि मुझे याद दिलाना था मैंने आपको याद दिला दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए कंपटीशन में हिस्सा लीजिए और एक टी-शर्ट जीतने का मौका पाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।